अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीएस मौजूद में लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसमें हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जितनी भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी वो सारी सिंपल इंस्ट्रक्शन थी, जैसे कि मूव की इंस्ट्रक्शन, ऐड, सब, मर्ज, एंड और नोट की सारी सिंपल इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ी थी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है सिंपल इंस्ट्रक्शन में और स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में? सिंपल इंस्ट्रक्शंस ऐसी इंस्ट्रक्शन होते हैं जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर प्रोसेस करती हैं, ठीक है? जबकि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन ऐसी इंस्ट्रक्शन होते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर प्रोसेस करती हैं। यानी कि अगर हमारा डेटा स्मॉल है, उसको हमें मेमोरी में स्टोर करना है, तो उसके लिए हम सिंपल इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हमारे को डेटा अगर हमारी कोई वैल्यू है तो उसको हम मेमोरी तरह स्टोर करना है, वो वैल्यू अगर 2 बाइट की है फिर 1 बाइट की है, तो उसके लिए हम सिंपल इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारी वैल्यू लार्ज अमाउंट में है, यानी कि 1 या 2 बाइट की नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा बाइट की है, तो उसके लिए फिर हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है? अब जैसे हमने इस इंटेल आर्किटेक्चर 8088 में हमने सिंपल इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, जैसे हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, देख लेंगे टोटल 31 स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होती हैं, हर एक का क्या-क्या फंक्शन होता है, ठीक है? तो ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ये पावरफुल इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है? ये जो है मेमोरी के अंदर ब्लॉक ऑफ डाटा के ऊपर प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती हैं, यानी कि कोई 1 या 2 बाइट के ऊपर प्रोसेस नहीं करती, ये डाटा के ब्लॉक के ऊपर जाके प्रोसेस कर रही होती है, यानी कि मेमोरी के एक ब्लॉक के ऊपर जाके ये प्रोसेस करती हैं, मेमोरी के एक बड़े हिस्से के ऊपर जाके ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है? यानी कि क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन को हम इन इंस्ट्रक्शन को क्यों यूज़ करते हैं? एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम स्टोर करने के लिए, ठीक है? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इन इंस्ट्रक्शन को मेमोरी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी के एक बड़े हिस्से के ऊपर हम जो प्रोसेस कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लॉक प्रोसेसिंग या फिर हम कहते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है? मेन डिफरेंस क्या है कि सिंपल इंस्ट्रक्शन सिर्फ स्मॉल डेटा के ऊपर प्रोसेस करती हैं, जबकि हमारा जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर प्रोसेस करती हैं। ठीक है? ज़ाहिर बात है कि अगर डेटा स्मॉल होगा, वो मेमोरी के अंदर कम स्टोरेज लेगा, और अगर डेटा हमारा लार्ज होगा तो मेमोरी के अंदर जो है वो ज़्यादा स्पेस लेगा, ज़्यादा स्टोरेज लेगा। ठीक है? अब इस आर्किटेक्चर में टोटल 5 इंस्ट्रक्शंस होती हैं। पहली स्टोर्स, स्टोर्स का मतलब है स्टोर स्ट्रिंग, लोड्स का मतलब है लोड स्ट्रिंग, सीएमपीएस का मतलब है सीएमपी का मतलब कंपेयर एज़ कम्पेयर स्ट्रिंग, स्कैस का मतलब है स्कैन स्ट्रिंग, वोक का मतलब क्या है मूव स्ट्रिंग। तो ये टोटल स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस हैं जो इस आर्किटेक्चर में यूज़ होती हैं। ठीक है? इन द प्रिमिटिव फॉर्म द इंस्ट्रक्शंस themselves operate on a single cell of memory at a time एट वन टाइम, यानी कि इन इंस्ट्रक्शन को जब हम यूज़ करते हैं तो ये मेमोरी के अंदर एट अ टाइम एक ही सेल के ऊपर ऑपरेट करता है। ठीक है? यानी कि अगर हमें इसके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करना है, कोई बड़ा डाटा स्टोर करना है, तो फिर हम उसको एक सेल में थोड़ी ना उसको स्टोर करेंगे, उसके लिए तो फिर हमें लार्ज स्टोरेज चाहिए होगी। ठीक है? यानी कि एक सेल नहीं चाहिएगा, हमें ज़्यादा सेल्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें हमें ब्लॉक ऑफ डेटा के ऊपर प्रोसेस करना है ना, वैल्यू को स्टोर करने के लिए, फिर उसके लिए हम एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। इन इंस्ट्रक्शन के साथ वो इंस्ट्रक्शन है रैप इंस्ट्रक्शन। रैप इंस्ट्रक्शन ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो इनके ऊपर लूप चलाती है, ठीक है? यानी कि रैप का मतलब है रिपीट। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो हम इन इंस्ट्रक्शन से पहले यूज़ करते हैं, और ये जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इन इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो हम लूप चलाते हैं इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए, ठीक है? तो जब हम लूप चलाएँगे फिर ही हम ब्लॉक ऑफ डाटा के ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। वैसे तो हम एट अ टाइम एक ही सेल के ऊपर ऑपरेट करते हैं, लेकिन जब हम इसके ऊपर लूपिंग चलाएँगे, तो लूप हम कैसे चलाएँगे? इस रैप इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए, ठीक है? इसको प्रीफिक्स करेंगे, यानी कि इसको इंस्ट्रक्शन से पहले हम यूज़ करेंगे रैप को। तो जब हम यूज़ करेंगे इनके ऊपर लूप चलेगा, जैसे ही लूप चलेगा तो हमारा डाटा चाहे जितना भी बड़ा है, जितनी भी लार्ज अमाउंट में है, उसको हम मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अगर सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊँ कि हम रैप क्यों यूज़ करते हैं, अगर हम लूपिंग ना चलाएँगे तो हम एट अ टाइम एक ही सेल को के ऊपर ऑपरेट करेंगे। लेकिन जो हमारा लार्ज डेटा होगा, जो हमने अंदर स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, तो हम डेटा लार्ज डेटा को हम नहीं स्टोर कर सकते जब तक हम लूपिंग नहीं लगाएँगे, ठीक है? तो जब हम लूप लगाएँगे तभी हम उस डेटा को मूव एंड स्टोर कर सकते हैं मेमोरी के अंदर, क्योंकि हमारा डेटा लार्ज अमाउंट में है। तो उसके लिए फिर हमें रैप की इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं रैप के इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं किसी भी सेटिंग इंस्ट्रक्शन से पहले, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जब स्टोर इंस्ट्रक्शन मैंने लगाई, उसके पहले हम जो है वो रैप की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये प्रीफिक्स है तो हम सेटिंग इंस्ट्रक्शन से पहले ही हम इसको जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है? ये मैंने इंस्ट्रक्शन कौन सी लगाई है? स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर स्ट्रिंग, और उससे पहले मैंने रैप लगाया, ठीक है? यानी कि इसके ऊपर जो मैंने लूप लगाने के लिए रैप की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है, इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर, ठीक है? तो जब भी कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो क्या होगा कि इसके ऊपर लूपिंग चल रहेगी, ठीक है?
इसको बार-बार वो एग्ज़ीक्यूट करेगा इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को। इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो लूप चलाने के बाद जब वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है? तो रीड इंस्ट्रक्शन जो है वो हर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से पहले यूज़ होती है, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे स्टोर इन स्ट्रिंग से पहले इस स्टेप को यूज़ किया है। इस तरह बाकी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से पहले हम इसको यूज़ करते हैं लूप चलाने के लिए। अब यहाँ पे आपने ये भी बात याद रखनी है कि रीड इंस्ट्रक्शन जो है ये लूप नहीं होता, लेकिन ये लूप की तरह काम करता है। अगर हम लूप देखें किसी भी प्रोग्राम के अंदर तो इसकी अपनी बॉडी होती है और इसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं। जब उसको कंपाइल करता है तो क्या करता है कि हर दफ़ा उसकी बॉडी में जितनी स्टेटमेंट होती है उसको रन करता है। यानी कि ये लूप जो होता है ये इसकी स्टेटमेंट्स होती हैं एक से ज़्यादा। जबकि रीड इंस्ट्रक्शन जब भी किसी भी इंस्ट्रक्शन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से पहले यूज़ किया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है? यानी कि सिर्फ़ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से पहले यूज़ होता है एक स्टेटमेंट, इसकी अलग से स्टेटमेंट्स नहीं होती। जब इसको कंपाइल करती है तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लूप चला लेता है इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर। इसलिए ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एक्चुअल लूप से ज़्यादा फ़ास्टली काम करता है। ज़्यादा फ़ास्ट जो है लूप कंचाता है। तो यहाँ तक आपने कांसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि रिप इंस्ट्रक्शन ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले ये कि 5 इंस्ट्रक्शन होती है मेमोरी के अंदर। ये भी बात आपने याद रखनी है कि इस इंटेल के अंदर 8088 में टोटल कितनी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होती है, 5 होती हैं। दूसरा ये एग्जीक्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे रिप इंस्ट्रक्शन लूप की तरह काम नहीं करती, बल्कि सॉरी लूप लूप नहीं है एक्चुअल में, लेकिन ये लूप की तरह काम करती है, ठीक है? दिस इज़ नॉट लाइक अ लूप। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा सिंपल इंस्ट्रक्शन के बारे में, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करता है। फिर हमने स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन देखी, फास्ट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होती है इस आर्किटेक्चर में, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर प्रोसेस करती हैं, ठीक है? तो ये मेमोरी के अंदर एट अ टाइम सिंगल सेल के ऊपर ही ऑपरेट करती हैं, लेकिन इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए हम रैप की इंस्ट्रक्शन लगाते हैं लूप चलाने के लिए। जैसे ही इसके ऊपर लूप चलेगा तो हम डाटा को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो रैप की इंस्ट्रक्शन जो है वो हम हर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से पहले यूज़ करते हैं, ठीक है? आगे देखें। देयर आर अ नंबर ऑफ डोमेन कॉमन थिंग्स इन दीज इंस्ट्रक्शन। अब इन तमाम इंस्ट्रक्शन में कॉमन चीज़ क्या है कि फर्स्टली दे ऑल वर्क ऑन अ ब्लॉक ऑफ डाटा। कि अब हमें ये तो पता है कि तमाम इंस्ट्रक्शन जो है 5 के 5 इंस्ट्रक्शन ये ब्लॉक ऑफ डाटा के ऊपर काम करती हैं, ठीक है? डाटा के ब्लॉक के ऊपर काम करती हैं ये। यानी कि कोई एक हमारे पास ब्लॉक होता है डाटा का, जो कि बड़ी अमाउंट का होता है, उसके ऊपर जो है वो हम काम करते हैं। DI एंड SI आर यूज्ड टू एक्सेस मेमोरी। DI क्या है? डेस्टिनेशन इंडेक्स। SI क्या है? सोर्स इंडेक्स। अब ये यूज़ होते हैं मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, ठीक है? ऐसे हैं DI आर कार्ड सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। ये रजिस्टर जो आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ये यूज़ होते हैं मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। व्हेनेवर एन इंस्ट्रक्शन नीड्स अ मेमोरी सोर्स, जब भी किसी इंस्ट्रक्शन को सोर्स मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस एड्रेस को यूज़ करता है। DS कोलन SI ये एड्रेस है, ठीक है? ये यहाँ मैं आपको बता दें ये क्या है। यहाँ जस्ट आप ये देखना है कि जब भी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को सोर्स मेमोरी की ज़रूरत होती है तो वो इस एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है? इस एड्रेस को यूज़ करता है। जब भी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को डेस्टिनेशन मेमोरी की ज़रूरत होती है तो वो इस एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है? अब वो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये DS:SI क्या है और हमारे पास ES:DI क्या है। तो सबसे पहले DS:SI देखें। डीएस का मतलब होता है डाटा सेगमेंट, एसआई का मतलब होता है सोर्स इंडेक्स। अब आपने सेगमेंट रजिस्टर्स भी पढ़े हुए हैं पहले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, फिर आप इंडेक्स रजिस्टर पढ़े होंगे, ठीक है? सेगमेंट रजिस्टर कौन से पढ़े हुए हैं आपने? डाटा सेगमेंट पढ़ा है, स्टैक सेगमेंट, एस सेगमेंट पढ़ा है, एक्स्ट्रा सेगमेंट। इसी तरह इंडेक्स में आपने सोर्स इंडेक्स पढ़ा हुआ है और डेस्टिनेशन इंडेक्स पढ़ा हुआ है। तो ये जो DS:SI है, ये हमारा सोर्स एड्रेस होता है मेमोरी के अंदर, ठीक है? जब भी हमने अ, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को मूव करना होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब हमें पता है कि ये कोई स्मॉल डाटा तो है नहीं, एक लार्ज अमाउंट में एक बड़ा डाटा है मेमोरी के अंदर, ठीक है? तो जब भी हमें इस डाटा को मूव करना होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोसेसर को ये पता होना चाहिए कि इसका सोर्स एड्रेस क्या है और उसके डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, ठीक है? तो सोर्स एड्रेस के लिए ये रजिस्टर्स यूज़ होते हैं और डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए हम जो है ESDI यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखें। अब डेटा सेगमेंट क्या है कि आपको मैंने सेगमेंट का भी कंसेप्ट
बताया हुआ है कि सेगमेंट क्या होता है कि आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि एक मेमोरी का एक चंक होता है, किसका हिस्सा होता है, ठीक है? एक चंक ऑफ मेमोरी होता है, एक मेमोरी का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बुक है तो उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो उसके सेगमेंट के तौर पे हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह मेमोरी में भी जो उसके हिस्से होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, उसको हम सेगमेंट कहते हैं, ठीक है? एक चंक ऑफ मेमोरी होता है कि मेमोरी का ये एक हिस्सा होता है, उसको सेगमेंट कहते हैं, ठीक है? तो ये एड्रेस जो है ये सोर्स एड्रेस है और ये ESDI जो है ये डेस्टिनेशन एड्रेस है। ES का मतलब है एक्स्ट्रा एड्रेस सेगमेंट और DI का मतलब है डेस्टिनेशन इंडेक्स। अब ये आपको कैसे पता चलेगा ये सोर्स इंडेक्स कौन सा है, डेस्टिनेशन इंडेक्स कौन सा है? यानी कि सोर्स एड्रेस कौन सा है, डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है? जहाँ पे लास्ट में ऐसा ही होगा इसका मतलब है सोर्स इंडेक्स, इसका मतलब ये सोर्स एड्रेस होगा आपका। तो जहाँ पे DI होगा यानी डेस्टिनेशन एड्रेस, इसका मतलब ये आपका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, ठीक है? तो जब भी मेमोरी के अंदर हम जब स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो क्योंकि डेटा लार्ज अमाउंट में होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जाके स्टोर हो रहा होता है या फिर तो जो प्रोसेसर होता है उस पे ये पता होना चाहिए कि ये डेटा कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, यानी कि इसका सोर्स एड्रेस क्या है और इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, ठीक है? तो सोर्स एड्रेस किस तरह बनता है, जो डेटा सेगमेंट होता है इसका एड्रेस और जो सोर्स एड्रेस होता है इसके एड्रेस को जब हम प्लस करते हैं तो हमें जो एड्रेस मिलता है वो हमारा होता है सोर्स एड्रेस, ठीक है? सोर्स एड्रेस हमारा कैसे हमें मिलता है कि एक हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, एक हमारे पास सोर्स एड्रेस होता है। जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें जो एड्रेस मिलता है वो उसका सोर्स एड्रेस होता है। तो इस तरह प्रोसेसर को पता चलता है कि इस एड्रेस से हमारा डेटा जो है वो आया है और इस एड्रेस में जाके स्टोर में होगा, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे भी डेस्टिनेशन एड्रेस में भी हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेगमेंट का एड्रेस होता है और फिर डेस्टिनेशन इंडेक्स का एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट का एड्रेस है, ये हमारा डाटा सेगमेंट का एड्रेस है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो जो हमारा डेटा आएगा वो हमारा डेटा होगा डेस्टिनेशन एड्रेस का। क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी कि जब हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं, वो डाटा को मेमोरी के अंदर मूव करते हैं, तो उसका डेटा एड्रेस भी हम देखते हैं, फिर हम उसका सोर्स एड्रेस भी देखते हैं, फिर हम उसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी देखते हैं। तो ये DSSI इसका सोर्स एड्रेस, यहाँ से हम इसका सोर्स एड्रेस निकालते हैं और इस ESDI इन रजिस्टर्स में से हम इसका डेस्टिनेशन एड्रेस निकालते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हमारा एक सेगमेंट ये है, ये डेटा सेगमेंट है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट है, ठीक है? ये हमारा जो है ये सोर्स होगा, सोर्स एड्रेस होगा, ये हमारा डेस्टिनेशन होगा। अब अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें सोर्स एड्रेस की, तो क्या होगा कि सबसे पहले गो टू द डेटा सेगमेंट एंड देन गो टू द एड्रेस गिवन इन एसआई, यानी कि सबसे पहले इस डाटा सेगमेंट के अंदर जाओ, इस डाटा सेगमेंट के अंदर जो एसआई है यानी कि सोर्स इंडेक्स है, इसके अंदर जो एड्रेस है वहाँ जो वैल्यू हमारी पड़ी होगी उस वैल्यू को फिर हमने मूव करना है दूसरे सेगमेंट रजिस्टर के अंदर, ठीक है? तो यानी कि इसके अंदर जो डाटा सेगमेंट का जो एड्रेस होगा फॉर एग्जाम्पल ये 2000 HGI इसका डाटा सेगमेंट का एड्रेस है, 0100H इसका SI का सोर्स इंडेक्स का एड्रेस है। इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो हमें जो एड्रेस मिलता है वो हमारा सोर्स का एड्रेस होगा, ठीक है? ये देखें, ये हमारा सोर्स का एड्रेस होगा, ये इस सोर्स के एड्रेस में से वैल्यू मूव करके जाती है दूसरे सेगमेंट के अंदर। तो जहाँ से ये मूव करके जा रही होती है ये हमारा सोर्स एड्रेस होता है, जहाँ पे जाती है, जहाँ स्टोर होती है वो हमारे डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। क्लियर हो गया? तो ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो पूछ रहे थे कि डीएस एसआई सोर्स इंडेक्स एड्रेस है या डेस्टिनेशन है? तो जहाँ पे लास्ट में एसआई होगा वो सोर्स इंडेक्स होगा, इसके लास्ट में डीआई होगा वो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, ठीक है? तो इन दोनों एड्रेसेस को जब हम जमा करते हैं तो हमें सोर्स एड्रेस मिलता है उस डेटा का। जब हम इन दोनों एड्रेसेस को जमा करते हैं तो हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। इसी तरह डेस्टिनेशन की भी डेफिनेशन देखें। डेस्टिनेशन में क्या होता है कि गो टू द एक्स्ट्रा सेगमेंट, यानी कि सबसे पहले इस एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर जाओ, उसके बाद देन गो टू द एड्रेस इन DI, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस का जो एड्रेस है वहाँ जाओ, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए मूव स्ट्रिंग, मूव्स यहाँ पे स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज़ हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे पास डेटा सेगमेंट है, ठीक है? इसके अंदर स्टैक इंडेक्स के अंदर हमारी वैल्यू पड़ी हुई है हेलो वर्ल्ड, ठीक है? इसको हमने मूव करना है इस सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के अंदर, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रोसेसर देखेगा कि इसका एड्रेस क्या है, जहाँ से वैल्यू निकलेगी वो हमारा सोर्स एड्रेस होगा। तो वो पहले डेटा सेगमेंट का एड्रेस देखेगा, ये डेटा सेगमेंट का एड्रेस है, फिर इसके अंदर जो स्टैक इंडेक्स है, सॉरी सोर्स इंडेक्स है उसका एड्रेस देखेगा। तो सोर्स इंडेक्स का एड्रेस ये है 0100, तो इन दोनों का एड्रेस को जब वो प्लस करेगा तो फिर उसको पता चलेगा, या फिर उसको इन दोनों का एड्रेसेस का बस पता होना चाहिए, फिर उसको पता चलेगा कि ये हमारा सोर्स एड्रेस है, कि यहाँ इस सोर्स में से वैल्यू जो है वो मूव होगी।
जब यहाँ से हेलो वर्ड मूव होके एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर जाएगा तो फिर वो ये भी देखेगा कि किस एड्रेस में से किस एड्रेस में जाके मूव हो रही है, ठीक है। तो इस तरह फिर डेस्टिनेशन पे एड्रेस भी देखेगा। डेस्टिनेशन में जब ये वैल्यू जाएगी पहले वो एक्स्ट्रा सेगमेंट का एड्रेस देखेगा, ये 3008 जो है ये एक्स्ट्रा सेगमेंट का एड्रेस है। फिर इसके अंदर जो डेस्टिनेशन इंडेक्स है उसका एड्रेस क्या है 0020H। फिर वो इस वैल्यू को इसके अंदर एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर ले जाके डेस्टिनेशन इंडेक्स के अंदर जाके वो मूव कर देगा, ठीक है। तो इस तरह ये एड्रेस होते हैं। जब भी हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए कोई वैल्यू को मूव करते हैं ना या फिर ऐड करते हैं तो हम भी करते हैं कि सोर्स प्रोसेसर जो है वो पहले सोर्स इंडेक्स से सोर्स एड्रेस देखता है फिर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस देखता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन वर्क ऑन अ ब्लॉक ऑफ डाटा। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो हमें पता है कि डेटा के ब्लॉक के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। बड़े डाटा के ऊपर काम कर रही होती हैं। अब ब्लॉक है द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। हर ब्लॉक का एक स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है। द इंस्ट्रक्शन कैन वर्क फ्रॉम द स्टार्ट टुवर्ड द एंड एंड फ्रॉम द एंड टुवर्ड द स्टार्ट। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट से एंड की तरफ या फिर एंड से स्टार्ट की तरफ काम करती हैं। इनफैक्ट दे कैन वर्क इन बोथ डायरेक्शन, बल्कि दोनों डायरेक्शन में भी काम कर सकती हैं, ठीक है। तो हर स्विंग इंस्ट्रक्शन जो है वो ब्लॉक ऑफ डाटा के ऊपर काम करती हैं और हर ब्लॉक का स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज कंट्रोल्ड विद द डेस्टिनेशन फ्लैग इन द फ्लैग रजिस्टर। अब इनकी जो डायरेक्शन है यानी कि स्टार्ट से एंड में या एंड से स्टार्ट पे ये इनकी डायरेक्शन जो है ये फ्लैग रजिस्टर के अंदर जो अपडेट होती है। यानी कि जब ये मूवमेंट होती है तो जो डायरेक्शन फ्लैग है उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है, ठीक है। क्या मतलब कि जो ये डायरेक्शन फ्लैग क्या है, ये फ्लैग रजिस्टर की एक बिट है, ठीक है। डायरेक्शन फ्लैग क्या है, ये फ्लैग रजिस्टर आपने पढ़ा है ना पीछे के यहाँ पे देखें इस इंटेल A088 में टोटल 14 रजिस्टर्स हमने पढ़े थे जिनमें से एक फ्लैग रजिस्टर था। ये फ्लैग रजिस्टर टोटल 16 बिट का होता है, ठीक है। हर बिट का अपना फंक्शन होता है क्योंकि हर बिट एज ए इंडिपेंडेंट काम करती है, अपना अपना फंक्शन होता है। इसी तरह यहाँ पे ये डायरेक्शन बिट यूज़ होती है वैल्यू की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। जो भी हम मूवमेंट रखते हैं मेमोरी के अंदर उसको डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्शन फ्लैग जो है ये यूज़ होता है, ठीक है, फ्लैग रजिस्टर के अंदर। यानी कि if this flag is clear the direction is from lower address toward higher address। अगर ये फ्लैग जो है ये डायरेक्शन फ्लैग क्लियर है, क्लियर का मतलब होता है जीरो करना। अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी, लोअर एड्रेस से हाई एड्रेस की तरफ होगी। इसी तरह अगर इस फ्लैग की वैल्यू सेट है, सेट का मतलब होता है वन करना। अगर इस डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू वन है, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, हायर से एड्रेस से लोअर एड्रेस तक होगी, ठीक है। इस डीएफ इज क्लियर यानी कि अगर डायरेक्शन फ्लैग क्लियर है, जीरो है, दिस इज कॉल्ड द ऑटो इंक्रीमेंट मोड ऑफ स्ट्रिंग इंक्रीमेंट। ये हमारा जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन का ऑटो इंक्रीमेंट मोड होता है। यानी कि इंक्रीमेंट यानी कि हम लोअर एड्रेस से हायर एड्रेस में जा रहे होते हैं, इंक्रीमेंट हो रहा होता है। इसी तरह अगर डाटा फ्लो सॉरी डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू जो है वो सेट है, वन है, तो हमारा जो डायरेक्शन कहाँ से होगी, डिक्रीमेंट यानी कि हायर से लो में हो गए तो हमारा ऑटो डिक्रीमेंट मोड होगा जो वो इसके अंदर, ठीक है। यानी कि अगर जब वो डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू क्लियर है, ज़ीरो है, तो ये हमारा स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन का ऑटो इंक्रीमेंट मोड होगा। अगर इसकी वैल्यू सेट है, वन है, तो ये इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन का जो है वो ऑटो फ्लैग मोड डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। ऑटो डिक्रीमेंट मोड इसका होगा। देयर आर टू इंस्ट्रक्शन टू सेट एंड क्लियर द डायरेक्शन फ्लैग। तो डायरेक्शन फ्लैग सेट या क्लियर करने के लिए जो है वो दो इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं। पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, CLD का मतलब है क्लियर डायरेक्शन, ठीक है। CL का मतलब क्लियर, D का मतलब डायरेक्शन। STD का मतलब क्या है, सेट डायरेक्शन। क्लियर डायरेक्शन का मतलब कि इस डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू वन हो जाएगी, सॉरी जीरो हो जाएगी, और सेट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इस फ्लैग की वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। एवरी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन हैज़ टू वेरिएंट्स। हर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन की दो वेरिएंट होते हैं, यानी कि तो दो तरह से वेरी करता है। या तो इसका बाइट वेरिएंट होता है या फिर इसका वर्ड वेरिएंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द टू वेरिएंट ऑफ STOS आर, यानी कि ये जो STOS स्टोर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है, ये क्या मतलब है इसका, स्टोर स्ट्रिंग। ये जो स्टोर स्ट्रिंग है इसके दो वेरिएंट है। इसके एक बाइट का है, अगर इसके साथ बी लगा देंगे तो बाइट का होगा, अगर इसके साथ W लगा देंगे तो ये वर्ड का होगा,
ठीक है? तो हर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के 2 वेरिएंट हो गए 2 वेरिएंट होते हैं, एक इसका बाइट में होता है, एक इसका वर्ड में। तो तो अगर इस तरह बी लगाएँगे तो ये बाइट का वेरिएंट होगा, अगर डब्ल्यू लगाएँगे तो ये वर्ड का वेरिएंट होगा कि ये ना टैप पे आइडियाज़ भी बाकी इंस्ट्रक्शन के साथ अगर हम बी और डब्ल्यू लगाएँगे तो हर इंस्ट्रक्शन के 2-2 वेरिएंट होंगे, बाइट का और एक वर्ड का है, ठीक है? अब एसटीओ एसपी में यानी कि अगर हमने इस स्टोर स्प्रिंग में अगर हमने बी को ऐड किया यानी कि बाइट को तो ये इसके वेरिएंट में क्या होगा कि जब भी इसके ऊपर लूप चलेगा इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर यानी कि स्ट्रिंग स्टोर स्टोर स्ट्रिंग बाइट के ऊपर जब भी लूप चलेगा तो क्या होगा कि इसके हर साइकिल में ये स्ट्रिंग जो है वो मेमोरी के अंदर क्योंकि हर साइकिल एक बाइट का होता है तो मेमोरी के अंदर हर साइकिल में एक बाइट के ऊपर ठीक है? यानी कि जब हम इसके डी बाइट का वेरिएंट साथ अगर हम ऐड करते हैं तो जब भी इसके ऊपर लूप चलेगा तो हर साइकिल में मेमोरी के अंदर ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो एक सेल के ऊपर ऑपरेट करेगा यानी कि हर साइकिल में एक सेल के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर करेगा। इसी तरह जब हम वेरिएंट वर्ड लगाते हैं इसके साथ यानी कि स्टोर स्ट्रिंग वर्ड तो क्या होगा कि जब इसके ऊपर लूप चलेगा तो हर साइकिल में ये वैल्यू जो है वो वर्ड के ऊपर ऑपरेट करेगा यानी कि हर साइकिल में ये 2 कंसेक्यूटिव सेल के ऊपर ऑपरेट करेगा और उसके अंदर यानी कि 16 बिट क्या होता है 16 बिट बाइट होता है 8 बिट तो 16 बिट के अंदर हर सेकंड में वैल्यू को वो स्टोर करता रहेगा। ठीक है? तो ये मेन डिफरेंस है कि जब बाइट लगाता है तो हर साइकिल में जब इसके ऊपर लूप चलेगा तो वैल्यू बाइट की फॉर्म में स्टोर होती रहेगी, यहाँ पे वर्ड की फॉर्म में स्टोर होती रहेगी। ठीक है? तो हर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के 2 वेरिएंट होते हैं, एक होता है बाइट, एक होता है वर्ड। ठीक है? अब उन्होंने आगे 1 बाय 1 5-6 इंस्ट्रक्शन जो है वो डिटेल से बताया हुआ कि क्या इनका फंक्शन होता है। सबसे पहले देखते हैं स्टोर्स यानी कि स्टोर स्ट्रिंग। तो स्टोर स्ट्रिंग क्या करता है ट्रांसफ़र करता है अ बाइट और अ वर्ड यानी कि 2 वेरिएंट होता है या तो बाइट की फॉर्म में या तो वर्ड की फॉर्म में। फ्रॉम रजिस्टर्ड एएल और एएक्स। एएल क्या है? ये एएक्स का पार्ट है। अब एएक्स क्या है? ये जनरल रजिस्टर है। ठीक है? जनरल रजिस्टर्स आपने पढ़े हैं ना? 4 या 5 होते हैं। जनरल रजिस्टर तो हर रजिस्टर के 2 सब रजिस्टर होते हैं, एक लोअर इसका पार्ट होता है, एक हायर पार्ट होता है, ठीक है? तो ये एएक्स का मतलब एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड तो ये एएल का मतलब है एक्यूमुलेटर लो, ठीक है? इस तरह इसका हाई होता है, एक पार्ट इसका लो होता है, एक हाई होता है, टोटली 16 बिट का होता है एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड तो अगर इसके सब पार्ट देखें तो ये एक्यूमुलेटर लो जल्दी 8 बिट का होता है, तो एक्यूमुलेटर हाई भी 8 बिट का होता है, ठीक है? टू द स्ट्रिंग एलिमेंट एड्रेस्ड बाय ईएसडीएस ये अब मुझे बताइए ये डेस्टिनेशन एड्रेस है सोर्स एड्रेस है ईएसडीएस अब डीएस से पता चलेगा कि ये डेस्टिनेशन एड्रेस है ठीक है डीआई का मतलब क्या है डेस्टिनेशन इंडेक्स तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये डेस्टिनेशन एड्रेस है वो क्या कह रहे हैं कि जब भी हम जब वो स्टोर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है कि हमारी जो भी वैल्यू है उसको बाइट या वर्ड की जो जिस भी वेरिएंट में उसको ट्रांसफ़र करेगा जो भी वैल्यू हमारी इस एक्स रजिस्टर के एएल पार्ट में या एएच पार्ट में जो जब स्टोर होगी उस वैल्यू को इस रजिस्टर में से जो है वो स्ट्रिंग एलिमेंट यानी कि इस डेस्टिनेशन के अंदर क्या कर देगा ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है? यानी कि जो भी वैल्यू होगी हमारी इन रजिस्टर के अंदर एएक्स के अंदर उसको वो ट्रांसफ़र करेगा इस डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर। समझ आ गई? या वो वेरिएंट बाइट का भी हो सकता है, वो वर्ड का भी हो सकता है। यानी कि वो वैल्यू बाइट की फॉर्म में भी स्टोर हो सकती है और वर्ड की फॉर्म में भी। अगर हम 20 के साथ लगाएँगे तो वो वेरिएंट बाइट हो जाएगा। अगर डब्ल्यू लगाएँ तो वेरिएंट डब्ल्यू हो जाएगा जैसे ऊपर मैंने आपको बताया। इसी तरह एलओडीएस का मतलब क्या है लोड स्ट्रिंग ये क्या करता है ट्रांसफर करता है बाइट और वर्ड फ्रॉम द सोर्स लोकेशन टू एएल या डीएस। अब ये मुझे बताइए कि ये सोर्स एड्रेस है या डेस्टिनेशन ये सोर्स है क्योंकि लास्ट में क्या है एसआई का मतलब होता है सोर्स इंडेक्स तो ये हमारा सोर्स एड्रेस होगा। वो क्या कहना है कि ट्रांसफर करता है बाइट या वर्ड की वैल्यू को सोर्स लोकेशन में से यानी कि इस सोर्स एड्रेस में से कि एक्स रजिस्टर के अंदर ठीक है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर या फिर एएल इसके एएल पार्ट के अंदर या फिर एएक्स का मतलब क्या है 16 बिट के अंदर एएल का मतलब क्या है 8 बिट के अंदर ठीक है क्योंकि ये इसका पार्ट है तो ये इसका लोअर पार्ट है एएक्स का तो यहाँ ये 16 बिट के अंदर उस वैल्यू को ट्रांसफर करेगा या फिर वो 8 बिट के अंदर यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा था कि वैल्यू रजिस्टर में से वैल्यू को डेस्टिनेशन के अंदर स्टोर कर रहे थे ठीक है यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि रजिस्टर में से वैल्यू को डेस्टिनेशन के अंदर ट्रांसफर करना है लेकिन जब हम लोड स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो सोर्स एड्रेस में से वैल्यू लेंगे वहाँ से वो ए एक्स रजिस्टर के अंदर मूव कर देंगे। इसी तरह स्कैन क्या होता है स्कैन
स्ट्रिंग स्कैन स्ट्रिंग क्या करता है, कंपेयर करता है सोर्स बाइट और वर्ड को, यानी कि सोर्स में जो भी वैल्यू होगी वो बाइट या वर्ड के फॉर्म में होगी, उसको रजिस्टर्ड AL या AX के अंदर विद द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, यानी कि जो भी वैल्यू इस AX या AL के अंदर मौजूद है ना, उसकी वैल्यू को कंपेयर करेगा डेस्टिनेशन में जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरह मूव एस का मतलब क्या है, मूव मूव स्ट्रिंग, ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा अ बाइट और वर्ड फ्रॉम द सोर्स लोकेशन टू द डेस्टिनेशन, यानी कि जो भी वैल्यू सोर्स में पड़ी होगी उसको ट्रांसफर कर देगा, मूव कर देगा डेस्टिनेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारी एग्जांपल थी, ये इसी के रिलेटेड एग्जांपल है, यहाँ पे मूव द स्ट्रिंग यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये का कारण है, ये जो हमारी वैल्यू है इसको सोर्स, ये सोर्स हमारी एड्रेस है, इस सोर्स एड्रेस में से ये स्ट्रिंग को हेलो वर्ल्ड को यहाँ ले जाएगा डेस्टिनेशन के अंदर, ये इस मूव का काम होता है मूव स्ट्रिंग का, ठीक है। इस डेस्टिनेशन सोर्स सेगमेंट के अंदर जो वैल्यू है सोर्स में, सोर्स एड्रेस में, उसको डेस्टिनेशन एड्रेस में लेके जाकर उसको मूव कर देगा, ठीक है। तो यही काम है इसका, मूव एस का, जो वैल्यू सोर्स में होगी उसको डेस्टिनेशन में मूव कर देगा। CMPS का मतलब क्या है, कंपेयर स्ट्रिंग सब्ट्रैक्ट द सोर्स लोकेशन फ्रॉम द डेस्टिनेशन लोकेशन, यानी कि ये क्या करेगा, जो भी वैल्यूज हमारी सोर्स में होगी उसको डेस्टिनेशन में से माइनस कर देगा, ठीक है। अगर ये इसमें जो वैल्यू सोर्स में है, जो वैल्यू डेस्टिनेशन में पड़ी होगी, तो सोर्स की वैल्यू को डेस्टिनेशन में से माइनस कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, ये इसका कंपेयर स्ट्रिंग का होता है। रिप प्रीफिक्स का होता है, रिपीट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन CS टाइम्स। अब ऊपर भी हमने पढ़ा था कि रिप क्या होता है, रिप ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जो कि रिपीट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस रिप को इंस्ट्रक्शन को जिस भी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से पहले यूज़ करते हैं तो वो उसके ऊपर लूप चल जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हमने किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर लूप चलाना है तो हम इस रिप इंस्ट्रक्शन को जो है वो यूज़ करेंगे, उसको पहले हम रिप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो जो भी हमारी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होगी ये उसको रिपीट करता रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर लूप चला देगा। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि CX टाइम का क्या मतलब है कि CX रजिस्टर है, इसका मतलब है काउंटर एक्सटेंडेड। अब काउंटर एक्सटेंडेड भी रजिस्टर सार में अपडेट होगा, ठीक है। ये जहाँ पे रिप इंस्ट्रक्शन यूज होगा वहाँ पे CX रजिस्टर भी लाजमी अपडेट होगा, ये हमें याद रखना है। इसका काम क्या है कि हर रिपीटिशन को काउंट करता रहेगा, ठीक है। अगर एक रिपीटिशन हो गया तो ये एक काउंट करेगा, दो होंगे तो दो काउंट करेगा। ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जी, ये रिपीटिशन को काउंट करता है, ठीक है। ये इसको एक काउंटर एक्सटेंडेड रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर कि जो कि जब भी हर रिपीटिशन की वैल्यू को जितनी बार रिपीटिशन होगी उतनी दफ़ा इसको ये अपडेट होगा और अपने अंदर स्टोर कर देगा वैल्यूज़ को। यानी कि अगर 10 टाइम्स रिपीटिशन हो रही है तो 10 टाइम्स अपने आप को अपडेट करेगा। तो जहाँ पर रिपीट इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी वहाँ पे CX रजिस्टर भी वहाँ भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या कहना है, तो यूज़ ऑफ CS इज़ इम्प्लाइड विद द जहाँ पे रिपीट इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें CX को भी लाज़मी यूज़ करना है, ठीक है, काउंटर एक्सटेंड को, रजिस्टर को। उसके बाद देखिए रिप ई एंड रिप एन ई का क्या मतलब है। रिप ई का मतलब होता है रिपीट इक्वल, रिप एन ई का मतलब होता है रिपीट नॉट इक्वल। रिप ई और रिप ई सी, रिप सी रिपीट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन व्हाइल द जीरो फ्लैग इज सेट। जब तक जीरो फ्लैग सेट नहीं होता ये रिप इक्वल या फिर रिप जीरो ये अपने आप को रिपीट करते रहेंगे इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी कि जब भी हम किसी भी इंस्ट्रक्शन से पहले रिप ई लगाएंगे या रिप जीरो लगाएंगे, रिप ई इक्वल यानी कि रिप जी यानी कि जीरो, स्पी इंस्ट्रक्शन से पहले हम इन दोनों में से एक इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। ये भी रिपीट इंस्ट्रक्शन ही है, ठीक है, इससे भी रिपीट होते हैं इंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ पे ये है कि उन्होंने इस साथ पे थोड़ी कंडीशन बता दी हुई है कि जब तक ये फ्लैग रजिस्टर सेट नहीं होता, 1 नहीं होता, इसको जो रिपीट करो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए रिप एन का मतलब है रिपीट नॉट इक्वल और रिपीट एन सी का मतलब रिपीट नॉट जीरो। अब ये रिपीट करता है उस इंस्ट्रक्शन को तब तक जब तक हमारा जीरो फ्लैग जो है वो 1 नहीं होता, ठीक है। ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा ज़ीरो फ्लैग सेट होता है, 1 होता है। जब तक वो सेट रहता है तब भी वो इस इंस्ट्रक्शन को जो है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को रिपीट करता रहेगा। तो जब तक हमारा ज़ीरो फ्लैग सेट नहीं होता तब तक जो है वो इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को एग्ज़ीक्यूट करेगा जहाँ पे हम ये रिप एन ई और रिप एन सी यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन की जो है वो एग्ज़ाम्पल कोडिंग को यूज़ करते हुए उन्होंने हर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन की एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है अलहज़ा से। और ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ये कोडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना ही आपके फ्यूचर कोर्सेज में ये लैंग्वेज यूज़ होगी, क्योंकि लीजर सक्सेस में अभी जहाँ तक कोडिंग की है असेंबली लैंग्वेज की तो वही काफ़ी है, क्योंकि इसका बेसिक नॉलेज है शायद ही काफ़ी है, ज़्यादा एडवांस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पेपर में नहीं अभी ये। तो यहीं तक था हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में आपने जितनी भी मैंने रेपटेशन करवाई है सारी आपने इसी तरह देख लेनी है, और जो जो सा कंसेप्ट आपका जो लाइन क्लियर नहीं हुआ वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह हो रहेगा क्लियर।